प्रोफेसर विनय पाठक साहब, आप AKTU के वाइस चांसलर हैं, कुलपति हैं। सर मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम आपको, स्वागत आपका। नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स का और सारे दर्शकों का मेरी तरफ से। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 756 जो कॉलेजेस हैं वो AKTU से संबद्ध हैं और उन सब के मुख्य प्रशासक के तौर पे प्रोफेसर विनय पाठक साहब उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षा क्रांति की अलख जगाए हुए हैं। प्रोफेसर पाठक, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि इस कोरोना काल में क्या क्या चुनौतियां आपके सामने हैं? पुराना वैश्विक महामारी के कारण केवल इस देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को शिक्षा जगत में बहुत सारी चुनौतियां हैं। और जो सबसे पहली चुनौती हम सब लोगों के सामने है कि छात्रों को और शिक्षकों को यह पता नहीं चल पा रहा है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे। और आपको पता होगा कि जो ये वाला सेमेस्टर है, जो ये परीक्षा गर्मियों की होती है जून के महीने में, उसमें लड़कों को फाइनल डिग्री मिलती है और उसके बाद उनके जो है वो उनको जो है नौकरियां और जो है उनका एग्जिट होता है। तो पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर एक संशय बना हुआ है कि एग्ज़ाम्स कब होंगे और एग्ज़ाम्स कब फाइनल होंगे और कब उनका रिजल्ट निकलेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ रहा है। दूसरी जो बड़ी चुनौती आ रही है वो है जॉब्स को लेकर। लोगों के मन में है, आपको पता होगा कि जनवरी से जून तक के सेशन में बहुत सारे कैंपस इंट्रोड्यूस ड्राइव्स होते थे और वो ड्राइव्स लगभग मार्च से ही बंद हो चुके हैं और वो कैंपस ड्राइव्स नहीं हो रही हैं। और जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण था वो था इंटर्नशिप्स को लेकर। तो बहुत सारे छात्र हमारे इंजीनियरिंग के इंटर्नशिप्स करते थे और लोगों के मन में है कि वो इंटर्नशिप्स कैसे होंगी, किस तरीके से हम करेंगे। ये 3 मुख्य चुनौतियां हैं जो तकनीकी विश्वविद्यालय के सामने हैं। जी प्रोफेसर साहब, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा था कि जो बची हुई पढ़ाई है, इस सत्र की जो बची हुई पढ़ाई है सर, वो पढ़ाई पूरी कैसे की जाएगी, किस तरीके से? आपने ऑनलाइन की व्यवस्था कर दी, लेकिन आपको लगता है कि ये उतनी कारगर है? देखिए, ऑनलाइन व्यवस्था से पूरे देश में पूरी पढ़ाई करने का जो प्रयोग है वो पहली बार हो रहा है और यह प्रयोग में बच्चे भी पहली बार सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और शिक्षक भी सारी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो ऑनलाइन पढ़ाई है वो 100% बच्चों के लिए कारगर है, लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि कुछ बच्चों को 50 से 60% बच्चों को जो है कारगर रूप में मटेरियल मिल रहा है और उन्हें ये नया अनुभव भी पढ़ाई का हो रहा है। 20 से 30% बच्चे ऐसे हैं जो गांव में हैं, जहां पे नेटवर्क नहीं है, कई बच्चों के पास स्मार्टफोन्स भी नहीं है, तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। इसलिए मेरा अपना मानना है कि ऑनलाइन पढ़ाई कॉम्प्लीमेंट तो कर सकती है, पर ऐसी जो पढ़ाई फेस टू फेस है अभी उसको रिप्लेस नहीं कर सकती है। वो ऑगमेंट कर सकती है। तो मेरा अपना मानना है कि जब भी लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि हमारे सेमेस्टर में 60% पढ़ाई तो होली तक हो चुकी थी, 30 से 40% पढ़ाई बची हुई थी और 40% पढ़ाई में हम लोगों ने कोशिश करके ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं। लेकिन तब भी 3 हफ्ते हमें चाहिए होंगे जब हम बच्चों की पूरी पढ़ाई, प्रैक्टिकल, ये सब चीजें करवा सकें, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हम बिल्कुल ही ऑनलाइन पे नहीं करवा पा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि वही जो आप वाली बात है कि भाई हम एग्ज़ाम कैसे कराएंगे। आप चलिए प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। एग्ज़ाम के दो हिस्से होते हैं। एक होता है थ्योरी जिसमें वो लिखित एग्ज़ाम देता है, एक होता है प्रैक्टिकल जिसमें वो अलग अलग लेबोरेटरीज़ में उसने क्या सीखा उसका वो प्रदर्शन करता है। उसके बाद जो एग्जामिनर हैं वो उसको नंबर देते हैं। तो आपके सामने ये बड़ी चुनौती है। चलो भाई, थ्योरी तो जैसे आप निपटा दो, प्रैक्टिकल कैसे कराओगे? नहीं, तो वो तो ऑफलाइन ही हो पाएगा। मतलब वो जब बच्चे कैंपस में आएंगे उसके बाद ही वो सारे एग्जाम्स हो पाएंगे। हाँ, यानी कि तब उसके पहले वो एग्जाम्स हो नहीं सकते हैं। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग, ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में नहीं हो पा रहे हैं। हाँ। जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भी ऑनलाइन पूरी चीजें नहीं करा पा रहे, IITs भी नहीं करा पा रहे। ईयर ड्रॉप होगा क्या बच्चों का? नहीं, मुझे लगता है कि थोड़ी सी देर में एग्जाम्स हो सकता है। और अगर मान लीजिए कि हमारा लॉकडाउन मई के द्वितीय सप्ताह में या जून के प्रथम सप्ताह में या जून के द्वितीय सप्ताह में लॉकडाउन खुलेगा, तो हम लोग 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे एग्जाम्स, सबसे पहले फाइनल ईयर के, बाकी एग्जाम्स को करा सकते हैं।
हम लोग का जो सेमेस्टर की शुरुआत नेक्स्ट होती है वो अगस्त में होती है, और 1 महीने 1.5 महीने तक, क्योंकि जो अगला सेमेस्टर है वो बड़ा सेमेस्टर होता है, आपको पता होगा कि वो सेमेस्टर दिसंबर तक जाता है, और ये सेमेस्टर में हमारे पास समय ज्यादा होता है क्योंकि सुबह गर्मियां हैं और आपको 7 बजे ही धूप मिलती है, तो हम 3 पाली में एग्जाम्स करवा सकते हैं और रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं। आपको याद होगा 84 में जब आरक्षण की मुहिम चली थी देश में, तब भी सब संस्थान बंद हुए थे और तब 1 महीना डीले से सेमेस्टर शुरू हुआ था। तो यदि जून के आसपास लॉकडाउन खुल जाता है, जिसकी सभी को संभावनाएं हैं, और आपके माध्यम से भी हम लोग सुन रहे हैं कि देश में कोरोना की स्थिति पे कंट्रोल आता जा रहा है, तो फिर हम जो एग्जाम जो है वो 1 महीने डीले से करवा के और अपने सेमेस्टर को नियमित कर सकते हैं। सर, हमारे पास खबर तो ये भी आई है कि आप लोगों का जो योजना है वो योजना ये भी हो सकती है, या ये सुझाव के तौर पे भी लिया जा सकता है कि अगर ये लंबा खिंचा, जो कि मेरी जानकारी है कि ये जुलाई तक जाएगा, कोरोना का ये पूरा टेंट्रम जो है, ये दिक्कत है, ये जुलाई तक जाएगा, जुलाई खा जाएगा ये मुझे लगता है, क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे जाहिल हैं सर, जो तबलीगी जमात और यहाँ वहाँ के जमात के कठमुल्ला, ये जिस तरीके से भारत में कोरोना को फैलाने में एकदम मुलव्विस हैं, इन जाहिलों की वजह से ये मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कोरोना खत्म नहीं होगा। अगर कोरोना इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा सर, तो क्या ये सुझाव भी है कि भाई जैसे 6 पेपर हैं तो 3 को मिला के एक साथ एक एग्जाम करा लिया जाए, अगेन 3 को करा के दो पेपर करा ली, ताकि जल्दी परीक्षा निपट जाए? मुझे वो तो बहुत ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता होगा कि परीक्षाएं एक ऑर्डिनेंस के रूप में होती हैं। हाँ। और जो व्यक्ति की जो डिग्रीज हैं, हाँ। वो डिग्री हमेशा जो है वो उसकी परीक्षा के फॉर्मूले पहले से तय होते हैं। तो कल को ये भी प्रश्न एक विधिक रूप से आएगा कि भाई आपकी डिग्री केवल 3 पेपरों से हुई है, मेरी डिग्री 6 पेपरों से हुई है। तो क्योंकि ये बच्चे विश्व में सभी जगह पे इंटरव्यूज देते हैं और वर्ल्ड के सभी जगहों पे जाते हैं, तो ये जरूर हो सकता है कि अगर थोड़ा देर तक खींचे तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर को नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ ही इसकी भी परीक्षा कराएं और वो सेमेस्टर शुरू कर दें हम लोग, और फाइनल ईयर के एग्जाम्स करा दें। अगर बहुत देर तक खींचेगा तो ऐसे वैकल्पिक सुझावों पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया हो सकता है। लेकिन सर, अगर हम इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें, जो एग्जामिनर हैं जो कॉपी चेक करते हैं, तो सेंट्रल इवैल्यूएशन सिस्टम जो है वो एक इवैल्यूएशन सिस्टम जो होता है कि भाई एक हॉल में कई सारे एग्जामिनर बैठे हैं अलग अलग जगह कॉपी लेकर, और वो कॉपियाँ चेक होती हैं। अब आप लोग क्या, अगर वो व्यवस्था नहीं हो पाई एग्जामिनेशन के बाद भी, तो क्या डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम वो फॉलो किया जाएगा क्या? अतुल जी, आपको जानकर खुशी होगी कि विश्वविद्यालय जो हमारा AKTU विश्वविद्यालय है, ये प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है जो ऑनलाइन और डिजिटल मूल्यांकन करता है, और ये आज से नहीं, हम लोग 3 वर्ष से कर रहे हैं। तो हमारे में तो सोशल डिस्टेंसिंग की कोई दिक्कत ही नहीं है। हमारा जैसे ही परीक्षा शुरू होती है उसकी कॉपीज आती रहती है और साथ में एवल्यूएशन भी शुरू हो जाता है, और हम लोग कॉपीज को काट करके क्लाउड पर डाल देते हैं, और वहां से हम लोग जो है, तो ये जो विश्वविद्यालय का एक मॉडल है वो रोल मॉडल के रूप में पूरे स्टेट में लिया जा सकता है। तो क्या जो एग्जामिनर्स हैं, क्या वो अपने घरों में बैठ के अपने लैपटॉप पे उसमें वो घरों पे बैठ के ही करते हैं? हाँ। पहले हम लोग उनको एक कंप्यूटर सेंटर्स में करते थे, हाँ। और अभी इस समय हम उनको घरों पे दे सकते हैं, हाँ। जैसे पुरानी प्रक्रिया है, हाँ। और हम लोग वहां से घरों से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा है सर, मैं तारीफ करूंगा, आपकी सराहना करूंगा कि आप इतना जो है सरल तरीके से और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आपने उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में लागू करा दिया। अतुल जी, 2 बड़ी टेक्नोलॉजी आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ। हाँ। हमारे विश्वविद्यालय में पेपर प्रिंटिंग नहीं होती है, तो इसलिए वो समय नहीं लगेगा। हम लोग इनक्रिप्टेड फॉर्म में पेपर भेजते हैं, क्वेश्चन पेपर, और लोग वहीं पे प्रिंट करते हैं। वाह। दूसरा, हमारे यहाँ पे ऑनलाइन मूल्यांकन होता है, ऑनलाइन स्क्रीन पे ही मार्किंग होती है, तो वो भी क्लाउड पे चेक होके आ जाती है। तो ये दोनों अगर टेक्नोलॉजी हम अपनाएंगे तो हम तेजी से पेपर को करवा सकते हैं। अच्छा सर, अब एक थोड़ा टेक्निकल मैं सवाल और पूछूंगा आपसे। एंट्रेंस टेस्ट जो है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती होगा ये। अब सत्र 20 और 21 जो है वो जुलाई से शुरू हो जाएगा, तो जो नव प्रवेशित छात्र छात्राएं हैं, अब आप उनको कैसे समेकित करेंगे, कैसे समायोजित किया जाएगा? मैं सच बताऊं कि इस बारे में अभी, क्योंकि आपको पता होगा कि इंजीनियरिंग में बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, खासकर जेई और जेई मेंस, जेई एडवांस, और फिर हमारी जो प्रादेशिक परीक्षाएं। आपको पता ही होगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस की परीक्षाएं अभी हो नहीं पा रही हैं। जब तक उनके टाइम टेबल और उनकी तकनीक के बारे में हम लोग नहीं सोच पाते हैं
तब तक जो है अपनी परीक्षा के बारे में मैं बहुत कुछ निश्चिंता से कोई बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि लॉकडाउन जल्दी समाप्त हो और हम वो परीक्षा जल्दी करके, चूंकि आपको याद होगा कि तकनीकी शिक्षाओं में पार्श्वनाथ का जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय उच्चतम न्यायालय की डायरेक्शन वो फॉलो होती हैं और 15 अगस्त अंतिम प्रवेश का दिन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उस डेट्स को बढ़ाएगा और वो भी कोई जरूर अपनी कोई गाइडलाइन देगा सभी लोगों को, और सरकार भी गाइडलाइन देगी कि अगला सेशन हम लोग कब शुरू कर पाए। तो उस समय हम लोग उसकी प्रवेश परीक्षा को कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सब उन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट होता है कि लॉकडाउन कब समाप्त होगा। और सर इसमें फिर एक जैसे छात्र छात्राओं की बात हो गई, अब ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नए नए कॉलेज बने हैं जो आपके साथ संबद्ध होना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बिना AKTU की संबद्धता लिए कोई उनको एंटरटेन करता नहीं है, छात्र छात्राएं उनके अभिभावक वहां बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। तो जो संबद्धता विस्तारण जो है वो प्रक्रिया कैसे होगी सर? अब उसमें भी खलल पड़ा है। अतुल जी, ये बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि जो संबद्धता विस्तारण था वो पहले AICT, फार्मेसी काउंसिल, आर्किटेक्चर काउंसिल, इनसे हो जाता था। हाँ। और फिर हमें एक डेट मिलती थी। हाँ। जिसमें हमें 15 मई तक वो पूरा करना होता था। हाँ। तो अभी AICT ने अपनी प्रक्रिया का आरंभ ही नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि जो पार्श्वनाथ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस दी है उनमें भी विस्तारीकरण होगा, और जो नया वो होगा नया संबद्धता विस्तारीकरण और नई संबद्धता जो प्रदान करने हैं उसकी भी नई गाइडलाइंस शीघ्र ही आएगी या AICT शीघ्र ही जारी करेगा। और हम लोग कोशिश करेंगे उसको कंपाइल करने के लिए, क्योंकि यह एक अभूतपूर्व परिस्थिति है और इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनको भी अभूतपूर्व ही होना पड़ेगा, क्योंकि किसी को भी कोई सॉल्यूशन पहले से नहीं पता है कि क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इनके। ठीक कह रहे हैं सर। अब एक इतना बड़ा संस्थान जिससे 756 जो है वो कॉलेजेस संबद्ध हों, इतने बड़े संस्थान के मुख्य प्रशासक के तौर पे राज्य की सरकार के साथ किस तरह से समन्वय स्थापित करते हैं सर आप? मुझे लगता है कि इस राज्य की सरकार से हमारे बहुत अच्छे समन्वय हैं और अभी हम लोगों ने बहुत सारे सोशल और टेक्निकल इनोवेशंस किए हैं। आपको पता होगा, आपके चैनल के माध्यम से वो स्टोरी भी छपी थी कि हम लोगों ने वेंटिलेटर्स पे स्प्लिटर बनाया, हम लोग मास्क बनाने जा रहे हैं, हम लोग जो PPE शील्ड है वो मास्क में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हमने हैंड सैनिटाइजर बनवाए हैं, उसके बाद हम लोग मास्क जो है वो फेस मास्क बना रहे हैं, हम लोग एक किचन चला रहे हैं कम्युनिटी का जिनमें 1700 लोगों को रोज भोजन दे रहे हैं, और हम लोग इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो राज्य सरकार के साथ मिलकर और राज्य सरकार के उसमें डायरेक्शंस में चल रहे हैं। हमारी महामहिम कुलाधिपति जी भी बहुत चिंतित हैं इन सामाजिक सरोकारों को लेकर, और उन्होंने हम लोगों पे समय समय पे उन्होंने भी गाइडलाइंस दी है हम लोग को कि किस तरह से काम करना चाहिए। और आप सब लोगों की शुभेच्छाओं से और सभी लोगों के उससे हमारे संस्थान के हर इनोवेशंस और सामाजिक कामों में AKTU काफी रहता है। और अभी आपको पता ही होगा कि हम लोग ने माननीय मुख्यमंत्री जी को 21 लाख रुपए भी AKTU से जो है वो डोनेट किए हैं। वो खबर भी चली थी सर हिंदी खबर पे। हाँ जी। जी चलिए, इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में अगर आप हमारे 19 करोड़ दर्शक जो 4 DTH केबल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर आपको लाइव देख रहे हैं सर, अगर कोई संदेश और देना चाहें, कोई अपील करना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं एक शिक्षक के नाते और एक प्रशासक के नाते ये जरूर अपील करना चाहता हूँ कि भारत देश एक जबरदस्त इकोनॉमिक रिसेशन से इसके बाद गुजरेगा और साथ साथ हम लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होगी। अब जो नया विश्व आएगा उसमें रिवर्स ग्लोबलाइजेशन होने की संभावना है, और रिवर्स ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने अपनी बहुत सारी चीजें US, चाइना और बड़ी इकोनॉमिक कंट्री से सीखा है, लेकिन अब हमें अपने हेल्थ और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें बहुत सारे काम करने होंगे। हमें अपने नए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने होंगे, और इस पूरी परिस्थिति में जब हम कोविड-19 से निकलेंगे वैश्विक महामारी से, तो वो एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के रूप में भी होगा। मैं आपसे 19 करोड़ दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास बहुत सारी आइडियाज होंगी, बहुत सारी सोच होगी, वह सोच हम तकनीकी संस्थानों तक वो पहुंचाएं, कोई भी पहुंचाए, आपके माध्यम से पहुंचाएं। और मैं आप चैनल्स को भी कहूंगा कि जो इस रिवर्स ग्लोबलाइजेशन में वह देश जो है वो सशक्त होकर बाहर निकलेगा और भारत देश सिरमौर होकर निकलेगा, उसमें हम सबका योगदान होगा। यही मैं आप सभी दर्शकों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर विनय पाठक, बहुत शुक्रिया।
अपने मन की बात कहने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो दर्शक हैं, खास तौर पे जो छात्र छात्राएं हैं या उनके अभिभावक हैं, वो आप इस इंटरव्यू को देखकर बहुत लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद।